ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपके पास टोटल 17 गोल्स है। टोटल 17 गोल्स है जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया था। कब अनाउंस किया गया था? 2015 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जो सस्टेनेबली डेवलप करने की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि चीजों का उतना ही इस्तेमाल करो जितनी आपको जरूरत है, चीजों को वेस्ट मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, लैंड है, फॉरेस्ट है, फूड है, हेल्थ है, एवरीथिंग। इस तरीके से डेवलप करो आप, इस तरीके से डेवलप करो कि आपको किसी भी तरीके की फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को हार्म ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि हमने क्या है वाटर को यूज करना है, वाटर को इतना यूज भी किया और इतना वेस्ट भी किया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई वाटर बचा ही नहीं, आप बोल सकते हो। तो इसमें टोटल 17 गोल्स हैं जो अलग अलग तरीके से बात करते हैं। पॉवर्टी खत्म करने की बात करते हैं, हंगर को खत्म करने की बात करते हैं, एजुकेशन की प्रमोशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, लैंड कंजर्वेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन की बात करते हैं। बहुत सारे गोल्स हैं। इसमें एक चीज हमेशा याद रखो, आपको ये 17 गोल्स याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द गोल नंबर। हम क्या बोलते हैं? SDG 1 2 3 4 एंड 17 तक। इसका चाहे चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, अपने रूम में लगा लो, जहां पे भी पढ़ते हो, लेकिन ये 17 गोल्स आपको अकॉर्डिंग टू नंबर याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि जब भी आपसे डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया में एजुकेशन के क्या हालात है, इंडिया में हेल्थ के क्या हालात है, वहां पे एग्जांपल के तौर पे आपने एक ही लाइन ऐड करनी है जो आपके क्वेश्चन को बहुत ही एनरिच कर देगी कि गोल नंबर दिस 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 ये इस चीज के ऊपर बात करते हैं। और ये जो 2015 में आपके गोल ये लॉन्च किए गए थे, इनको अचीव करने का टारगेट ईयर है 2030। अभी हम 23 में चल रहे हैं, अभी हमारे पास अगले 7 साल हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया ज्यादातर गोल्स को अचीव करना चाहता है 2025 तक, ज्यादातर गोल्स। जैसे एजुकेशन के गोल्स हैं, हेल्थ के गोल्स हैं, पॉवर्टी के गोल्स हैं, इनको हम 2025 तक अचीव करना चाहते हैं। तो मतलब हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कभी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और आज के सिनेरियो में तो प्रीलिम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ऐसा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या बोलता है, 2 क्या बोलता है, 5 क्या बोलता है, कोई नहीं पूछने वाला। बट जब आप मेंस का आंसर लिखते हो, वहां पे आप अपने आंसर को एनरिच करने के लिए अगर मेंशन करोगे ना कि गोल नंबर 1 इस चीज के बारे में बात करता है, गोल नंबर 2 इस चीज के बारे में बात करता है, एज ए एग्जाम्पल दोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। बात ये है, राइट? तो इसको रट्टा लगाना है, इसको याद करना है, आपकी इच्छा है जैसे भी करना चाहो, बट फॉर द एनरिचमेंट ऑफ मेंस के आंसर। तो इसके ऊपर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, उसको देखो वो क्या बोल रही है। The latest UN report titled Progress on the Sustainable Development Goals, the Gender Snapshot 2023 reveals that despite global efforts, the world is failing to achieve gender equality. जेंडर इक्वेलिटी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज को ध्यान में रखो। आपने एक चीज और नोट की होगी कि ये जेंडर के ऊपर ज्यादातर बातें जो हैं ये कब से होनी स्टार्ट हुई हैं? 2015 से। 2015 से पहले हमारे देश में जेंडर के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए मूवमेंट्स चल रही थी, लेकिन 2015 के बाद एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट चल पड़ी है। क्यों? क्योंकि 2015 के बाद जो LGBTQ जो कम्युनिटी है, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। LGBTQ community is all about gender equality.
हमेशा याद रखना, हमारे देश में या वर्ल्ड में कभी भी सेक्सुअल इक्वालिटी की बात नहीं की जाती है। इट इज नॉट अबाउट सेक्सुअल इक्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। क्या डिफरेंस है? सेक्स होते हैं दो ही आपके पास, मेल और फीमेल। क्या होंगे? दो ही होंगे, मेल या फीमेल। तीसरा क्या हो सकता है? ट्रांसजेंडर हम बोलते हैं। लेकिन जब सेक्स पूछा जाता है फॉर्म्स के ऊपर, वहां पे ट्रांसजेंडर मेंशन ना करके वो क्या बोलते हैं कि अदर। क्या बोलते हैं? अदर। क्योंकि मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, अदर में कौन आएगा? जिनका सेक्सुअल ऑर्गन कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, उनको ना आप मेल में काउंट कर सकते हो ना फीमेल में काउंट कर सकते हो। वो तीन सिनेरियोज हमारे पास रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जेंडर। और जेंडर क्या होती है? योर सोशल आइडेंटिटी। जेंडर कौन डिसाइड करता है? जेंडर डिसाइड करती है आपकी सोसाइटी। लेकिन ज्यादातर सोसाइटी में क्या होता है? सेक्स को और जेंडर को एक ही समझ लिया जाता है, बट इट इज डिफरेंट। हमारे यहाँ पे वुमेन ये नहीं बोल रही है कि हमें सेक्सुअल इक्वालिटी दो। सेक्सुअल इक्वालिटी का मतलब क्या होगा? कि जो फीमेल है उसको मेल बना दो। क्या ये पॉसिबल है? हमें पता है कि जो मेल आपके पास काउंटर पार्ट होता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल काउंटर पार्ट। ये फिजिकल आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऐसे ही है। क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट सोसाइटल राइट्स तो इनको इक्वल मिल सकते हैं ना। सोशल लेवल पे इनको स्टेटस तो एक जैसा दिया जा सकता है। और सोशल लेवल पे आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपका जेंडर डिसाइड करता है। सोशल आइडेंटिटी इज कॉल्ड एज योर जेंडर। तो वो जेंडर के बेसिस के ऊपर, मतलब सोशल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं कि समाज में एक जैसा स्टेटस दिया जाए मेल, फीमेल्स एंड अदर जेंडर्स। एक जैसे अधिकार दिए जाए, एक जैसी रिकॉग्नाइजेशन दी जाए, सिर्फ ये बोला जा रहा है। और इस चीज के ऊपर जो आपकी रिसेंट रिपोर्ट आई है वो बोल रही है कि जो वर्ल्ड है इस चीज को अचीव करने में फेल हो रहा है। जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं हो पा रही है। अभी हम हमारे टारगेट से बहुत पीछे फिर रहे हैं। नॉट जस्ट इंडिया, पूरे का पूरा वर्ल्ड। पूरे का पूरा वर्ल्ड मतलब यूएन में आपके पास जो 193 कंट्रीज बैठी हुई हैं, राइट। तो देखो इसमें नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, जेंडर इक्वालिटी है क्या। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वल राइट्स। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? एक जैसे अधिकार मिले सबको। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक जैसी होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सबको एक जैसे मौके दिए जाएं, राइट। नेक्स्ट देखो, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। जेंडर क्या है? आपकी सोशल आइडेंटिटी। समाज आपको कैसे देखता है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने साड़ी पहन ली तो सामने वाला क्या समझेगा? लड़की। हमारे समाज में रहा है कि अगर आपने जीन्स टॉप पहना है या फिर आपने पेंट कोट पहना है तो क्या माना जाता है? ये लड़की ने लड़कों वाले कपड़े पहन रखे। अभी चेंजेस हो रहे हैं। अभी लड़कियां ये वेशभूषा पहनती हैं और कोई उस चीज के ऊपर जज नहीं करता, क्योंकि अभी समाज चेंज हो रहा है और उसी में और चेंज लेके आने की जरूरत है, राइट। कि कल को समाज में अगर लड़के ने साड़ी पहनी है, लड़की ने कोट पैंट पहना है, तो कोई जज ना करे उनके कपड़ों के बेसिस के ऊपर कि क्या पहना है क्या नहीं पहना, क्योंकि कपड़े क्या है? आपका पार्ट ऑफ योर सोशल आइडेंटिटी। सबसे पहले आपकी जो दिख है, आप कैसे दिख रहे हो, क्या पहना है, क्या बोल रहे हो, यही आपकी सोशल आइडेंटिटी बनाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, it involves ensuring that women and men have the same access to resources, education, employment and decision making processes। तो हम क्या करना चाहते हैं? खास तौर पे जब जेंडर इक्वालिटी की बात आती है तो हमारे समाज में आवाज उठाई जाती है मेल एंड फीमेल में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थर्ड जेंडर वाला कंसेप्ट है, जो एलजीबीटीक्यू वाला कंसेप्ट है, ये सारी कंट्रीज नहीं मानती। अगर आपको पता हो, रिसेंटली रशिया के द्वारा पिछले से पिछले महीने में
रशिया के द्वारा जुलाई में क्या किया गया था, जुलाई में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उनके द्वारा एक बिल पास करवाया गया, जिससे क्या है, रशिया में LGBTQ की जो मैरिजेस है उनको इलीगल डिक्लेयर कर दी गया, और ये बोल दिया गया कि रशिया में LGBTQ मैरिजेस को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, वहां पे वो अधिकार छीने गए हैं। लेकिन मेल फीमेल वाला जो है कंसेप्ट, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, राइट। LGBTQ वाला अभी नया कंसेप्ट है, आप बोल सकते हो, उसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले मेल फीमेल वाला जो झंझट है उसको तो सुलझा लो, वही नहीं सुलझ रहा आपसे, राइट। नेक्स्ट देखो की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो SDG 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो बोलता है नो पॉवर्टी, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू ओवर 340 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स, about 8% of the total female population of the world will live in extreme poverty by 2030। वो बोल रहे हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं तो 2030 आते आते हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी फीमेल पॉपुलेशन है उसमें 8% फीमेल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा डीप पॉवर्टी में, गरीबी में घिर जाएंगी। तो मतलब क्या है, वुमेन आर मोर पुअर देन मेन। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि वुमेन को एजुकेशन के मौके नहीं मिलते हैं, जब पढ़ेगी नहीं तो काम कैसे करेगी। बहुत सारी जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वुमेन ड्रॉप आउट हो जाती है, शादी कर लेती है, बच्चों में उलझ जाती है, और वो बच्चों को पालना, घर को संभालना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाता है, उसकी कोई इनकम नहीं है। और ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा, अपने आसपास देखो, ज्यादातर वुमेन आपको क्या मिलेगी, वो डिपेंडेंट रहेगी अपने काउंटर पार्ट के ऊपर, दैट इज अपने हस्बैंड के ऊपर। तो इसी वजह से अगर एक वुमेन का हस्बैंड अमीर है लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो वुमेन भी क्या है, गरीबी में काउंट की जाएगी, क्योंकि उसकी खुद की कोई इनकम नहीं, राइट। तो 8% वुमेन जो आपकी है वो गरीबी में रहेंगी 2030 तक, जो प्रेजेंट सिनेरियोस के अकॉर्डिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 क्या बोल रहा है, जीरो हंगर, कि हमने पूरे वर्ल्ड में जो भुखमरी है उसको खत्म करना है। इसमें देखो 1 in 4 एक्सपीरियंसिंग फूड इनसिक्योरिटी। अगर हम वुमेन की बात करें, हर 4 वुमेन के पीछे एक वुमेन को क्या है, हंगर का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं हमारे देश में भर भर के माल न्यूट्रिशन है। अगर हम एशिया की बात करें, इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है जिसमें माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं इस मामले में, बांग्लादेश से भी पीछे है माल न्यूट्रिशन की जब बात होती है। ऐसा क्यों है? कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम पीछे ही रहेंगे इन मामलों में। अब ये ज्यादातर माल न्यूट्रिशन किसको देखने को मिलता है, वुमेन को ज्यादातर। फॉर एग्जाम्पल मैटरनल डेथ आपको देखने को मिलेगी कि डिलीवरी के टाइम जो माता है उसकी डेथ होगी, बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मदर की डेथ होगी। क्यों? माल न्यूट्रिशन। ज्यादातर हमारे देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो स्टंटेड चाइल्ड है या वास्टेड चाइल्ड है। मतलब क्या है, एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं है यहाँ तो, या एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो अपने माँ के पेट में थे उसकी मदर थी माल न्यूट्रिशन का शिकार। ज्यादातर आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में आयरन की टैबलेट्स बांटी जाती है, क्योंकि जो आपकी फीमेल है उसमें आयरन की कमी हमें देखने को मिलती है। और आयरन की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि उसने आयरन रिच फूड जो है प्रॉपरली इनटेक नहीं किया है। और ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो घर में ये आपको देखने को मिलेगा कि जो मदर है या फादर है वो ज्यादा फूड का फोकस किसके ऊपर रखेंगे, मेल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि उसने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो उसको अच्छा अच्छा खाना परोस के दिया जाए, फीमेल का चल जाएगा अगर नहीं भी मिले। ये हमारा समाज है। मदर्स खुद करती है कि अगर माखन सामने पड़ा है तो लड़के को डाल के देंगी, लड़की तूने क्या करना है। ये देखना इस चीज, जिस घर में सब कुछ है, देखो वहां पे तो कम होगा ऑटोमेटिकली, जो अच्छा खासा कमा रही है। लेकिन जहां पे कम है ना, जैसे मान लो कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आपका एक बच्चा अच्छा भोजन ले सकता है, तो वो एक बच्चा जो अच्छा भोजन लेगा, क्या वो लड़की होगी पेरेंट्स की चॉइस या लड़का? ऑब्वियसली लड़का, जो हमारा समाज है।
तो वहां पे कौन पीछे रह गया फिर? फीमेल्स। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारे कारण आपने देने होते हैं, क्योंकि यही दिखाता है कि आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने समाज को, रीजंस को। क्योंकि मेंस में सबसे पहले जब आप सिलेबस उठाओगे, सिलेबस की इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, आपके फैक्ट्स नहीं देखे जाएंगे। आप जितना मर्जी डाटा लिख के आ जाओ, लेकिन अगर आप अपनी समझ वहां पे नहीं दर्शा पा रहे हो, आपको नंबर नहीं मिलेगा। डाटा नहीं लिखोगे चल जाएगा, लेकिन समझाओगे नहीं फिर नहीं चलेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है? ज्यादा बड़ी बड़ी एग्जांपल्स उठाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, ओल्डर वुमेन फेस हायर रेट ऑफ पॉवर्टी एंड वायलेंस देन द ओल्डर मेन विद मैनी लैकिंग एक्सेस टू द पेंशन। क्या देखने को मिला कि जब ओल्ड एज वुमेन की हम बात करते हैं तो ओल्ड एज में भी जो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वो फीमेल के साथ है, मेल के साथ नहीं। पंजाब में मैंने एक चीज बहुत बार सुनी है कि जब आप ओल्ड एज जो दादीज होती हैं उनसे बात करोगे ना, वो क्या बोलती है कि लेडी को मर जाना चाहिए पहले, मेल को नहीं मरना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे समाज में जो फीमेल्स हैं वो मेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे उनका मेल मरता है, अर्ली एज में मर जाता है और बुढ़ापे में अकेली फीमेल बचती है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होती है। क्यों? पहली बात, उसको जो प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दिया जाता उसकी फैमिली के द्वारा। नंबर 2, पेंशन में ज्यादातर फीमेल्स पीछे रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद से जाके वो सारी चीजें नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही वो चीज की नहीं है, पेपर वर्क एंड ऑल इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाती है। तो मतलब बुढ़ापे में भी अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा हो रही है, दैट इज फीमेल, दैट इज फीमेल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वायलेंस की, तो वायलेंस तो हमें पता ही है, रेप भी होना है तो फीमेल का होना है। घर पे अगर मेल पीटता है तो वो भी फीमेल को ही पीटता है। हस्बैंड एंड वाइफ में कभी देखा वाइफ हस्बैंड को पीट रही हो और हस्बैंड जाके रोते रोते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर रहा हो? नहीं ना। कौन दर्ज करेगी? फीमेल। मैरिटल रेप भी अगर होता है तो वो भी फीमेल का होता है। तभी तो हमारे जितने भी लॉ है उसमें क्या बोला जाता है? उसमें बोला जाता है कि रेप क्या होगा जब अब एक मेल फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, मेल फीमेल के साथ। तभी तो ये रिसेंटली ये मुद्दा उठा था कि कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि जो मेल्स हैं उनका रेप हो रहा है, लेकिन उसके बारे में हमारे लॉज के अंदर नहीं लिखा हुआ, आईपीसी के अंदर नहीं लिखा हुआ। हाँ, जब तक आप बच्चे हो, 18 साल से कम हो, तब मेल फीमेल दोनों का रेप माना जाता है। लेकिन 18 साल से ऊपर जो होता है उसमें सिर्फ फीमेल का रेप माना जाता है, मेल का रेप लॉ में लिखा ही नहीं हुआ। राइट? तो मतलब ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को एक तरीके से मिल रही है। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि हमारे देश में जो रेप हो रहे हैं उसमें ज्यादातर कौन इन्वॉल्व है? कल्प्रिट कौन है? ज्यादातर आपकी फीमेल्स। राइट? नेक्स्ट देखो, the number of women and girls in the conflict affected context has risen significantly. Political aspects इसमें क्या है? Gender disparities persist in power and leadership roles. अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में बिल पास किया गया कि फीमेल को 33% रिजर्वेशन दी जाएगी लोकसभा में। ऐसा बिल हमें क्यों पास करना पड़ा? क्योंकि लोकसभा में फीमेल्स की गिनती बहुत कम। हालांकि आज से 10 साल पीछे जाओगे तब तो और कम थी, मोदी सरकार में भी तो फिर भी ठीक ठाक फीमेल्स हैं आपके पास लोकसभा में। अभी 33% सीट्स रिजर्व करके आप क्या करना चाहते हो? फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना चाहते हो, क्योंकि जब पॉलिसी मेकिंग में फीमेल्स बैठेंगी तो ऑटोमेटिकली फीमेल ओरिएंटेड पॉलिसीज बनेगी, और फीमेल ओरिएंटेड पॉलिसी बनेगी तभी आपकी जेंडर इक्वालिटी आप खत्म कर पाओगे। सिंपल। नेक्स्ट देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, इसको याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वुमेन स्पेंड 2.3 मोर आवर्स पर डे ऑन अनपेड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क देन मेन। वो बोल रहे हैं कि रोजाना अगर मेल फीमेल दोनों वर्किंग है, मेल फीमेल दोनों वर्किंग है, लेकिन स्टिल 2.5 घंटे जो फीमेल है वो ज्यादा काम करती है मेल से। मेल नौकरी करके आएगा, घर पे आके रेस्ट करेगा, वह थक गया। फीमेल नौकरी करके आएगी, घर पे आके बच्चे भी संभालेगी, खाना भी बनाएगी, झाड़ू पोछा भी करेगी, सब करेगी।
तो मतलब क्या है, वर्किंग फीमेल की ज्यादा है, लेकिन उसकी जो पेमेंट उसको दी जाती है वो बहुत कम, क्योंकि घर पे जो आप काम करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं करते हो, अनफॉर्चुनेटली, राइट। नेक्स्ट देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्या बात करता है, ये बात करता है क्लाइमेट एक्शन की। उस दिन मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से चाइल्ड मैरिज कैसे बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस कैसे बढ़ रहा है। ये रिलेशन उस दिन मैंने आपको समझाया था, याद करो। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज में पुश about 158 million more women and girls into poverty by mid century। वो बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर इसी तरीके से होता रहा तो 2050 आते आते अप्रोक्सीमेटली 158 मिलियन और जो फीमेल है वो पॉवर्टी में घुस जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या है, आपकी एग्रीकल्चर खराब होने वाली है, आपके खेतों में फसलें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो फसलें आप उगाते हो उनके लिए एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। क्लाइमेट चेंज में सबसे बेसिक चीज है कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता गया तो एक टाइम आएगा आपके सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ग्लेशियर से नदियों में जो पानी आता है वो खत्म हो जाएगा, नदियों में अगर पानी नहीं आएगा तो आपके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाएगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो चार्ज नहीं हो पाएगा और सूखा पड़ जाएगा। और जहां जहां सूखा पड़ेगा ऑटोमेटिकली वहां वहां क्या है, जो जॉब्स हैं एग्रीकल्चर की या इस सेक्टर की वो सब खत्म हो जाएगी, और उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो उनके ऊपर पड़ेगा जो ऑलरेडी गरीब है। मेल फीमेल में ज्यादा गरीब कौन है? राइट। नेक्स्ट देखो, प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी इज सिग्निफिकेंट ऑफ ट्रैक विद ओनली 2 इंडिकेटर्स नियरिंग द टारगेट। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, हम सिर्फ उन बहुत सारे इंडिकेटर्स में से 2 इंडिकेटर्स ही अचीव कर पा रहे हैं। तो मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं अभी, 2030 तक जेंडर इक्वालिटी आप अचीव नहीं कर पाओगे। कहने को चाहे आप लाख कह दो लेकिन अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हालात आपके हैं अप्रोक्सीमेटली आधा टाइम तो आपका निकल गया, 2015 से 2023 में तो आप पहुंच चुके हो, आधा टाइम निकल गया, 7 साल पीछे बचे हैं सिर्फ आपके पास, राइट। देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, एन एडिशन 360 मिलियन US dollars per year is needed to achieve gender equality and women's empowerment across the global goals। कम से कम हमें हर साल 360 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे अगर आप फीमेल्स की एम्पावरमेंट करना चाहते हो, और इतना पैसा कोई भी सरकार खर्च करके राजी नहीं है। ये 360 बिलियन डॉलर जो है ये वर्ल्ड लेवल पे आप बोल सकते हो, इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे इतना खर्च करना पड़ेगा, राइट। और हमारी सरकारें क्या है, हमारी सरकारें ज्यादातर सरकारें, नॉट हमारी सरकार, ज्यादातर सरकारें जो हैं वो डिफेंस में बहुत खर्चा कर रही हैं, है ना, वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत खर्चा कर रही हैं, बट इस क्षेत्र में खर्चा करके वो राजी नहीं, सिंपल। नेक्स्ट देखो, परसिस्टेंट चैलेंजेस जो हैं आपके पास, नीचे वाले पॉइंट पे आओ, दैट इज चैलेंजेस इंक्लूड फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इनसफिशिएंट एफर्ट्स टू कॉम्बैट इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। ये इंटीमेट पार्टनर वायलेंस क्या है? मैरिटल रेप, जो मैरिज के बाद रेप किया जाता है फीमेल का, राइट। नेक्स्ट, rising conflict affected context for the women and girls, a significant number of girls and young women out of school and persistent earning gaps between men and women in the labor force। उन्होंने सिर्फ मुद्दे बताए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंटली। अगर आपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखना हो तो 3-4 प्रॉब्लम्स को याद रखो, 3-4 सिनेरियोज पे आप मेल फीमेल में आप डिस्क्रिमिनेशन दिखा सकते हो। नंबर 1 आपके पास है एजुकेशन लेवल, एजुकेशनल बेसिस के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है कि ज्यादा ड्रॉप आउट्स आपके पास फीमेल होती, क्यों? मैरिज की वजह से। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक लेवल पे आप कर सकते हो, वेजेस के लेवल पे, कि ज्यादातर जो आपकी फीमेल्स हैं उनको जो नौकरियां मिलती हैं उसमें जो पैकेजेस है आपके पास वो कम रहते हैं एज कंपेयर टू मेल्स।
नंबर 3 आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल लेवल पे कर सकते हो। पॉलिटिकल लेवल मतलब हमारे देश की एग्जांपल दे लो, चाहे वर्ल्ड की एग्जांपल दे लो, ये सिर्फ हमारे देश का सिनेरियो नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे भी पॉलिटिक्स में फीमेल की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग में फीमेल्स ज्यादा नहीं है। अब ज्यादातर देखो हम क्या न्यूज पढ़ते हैं कि इस कंट्री में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी। बाकी कंट्रीज को छोड़ो, हमारे देश में देख लो कितनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स बनी है हमारे देश में, सिर्फ एक, दैट इज इंदिरा गांधी। और कितनी प्रेसिडेंट बनी है, सिर्फ दो, डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल एंड सेकंड है द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश में ये हालात है, आप बोल सकते, राइट। देन चौथे नंबर पे क्या इक्वालिटी हो सकती है, हेल्थ के लेवल पे। हेल्थ के लेवल पे आप इस चीज को बता सकते हो कि किस तरीके से मेल और फीमेल्स में हेल्थ का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखो हमारे देश में या वर्ल्ड लेवल पे जो ज्यादा आप बोल सकते हो एज है, एवरेज एज जो है मेल की ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू फीमेल। एवरेज एज जो है वो मेल की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू फीमेल, वर्ल्ड लेवल पे भी। ऐसा क्यों, क्योंकि ज्यादा बेटर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो मेल्स को मिलती है, फीमेल्स को नहीं मिलती। तो इस तरीके से अगर ये चार मुद्दे भी आप उठाते हो, आपके पास क्या होता है, या तो 150 वर्ड या फिर 250 वर्ड, इससे ज्यादा शब्द तो आपके पास होते ही नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप 3-4 और ऐड कर सकते हो इसी तरीके से, बट ये बेसिक वाले हैं। एक आपका हो गया एजुकेशनल लेवल पे आप बोल सकते हो, देन इकोनॉमिक लेवल पे हो गया, पॉलिटिकल लेवल पे हो गया, हेल्थ लेवल पे हो गया, सोसाइटल लेवल पे भी आप कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हो इस तरीके से। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आओ। नीचे रिकमेंडेशंस आपने पढ़ लेनी है, वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स होती है उनका बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास सोल्यूशन होता है, राइट। लेकिन बात यह कि सोल्यूशन देना बहुत आसान है, सोल्यूशंस को एक्चुअल में आप बोल सकते हो इंप्लीमेंट करना टफ हो जाता है, क्योंकि उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है समुद्रयान के बारे में, दैट इज अबाउट समुद्रयान। समुद्रयान क्या है, इंडिया का एक ओशन मिशन है। जब हम ओशन की बात करते हैं ना, सबसे पहले ओशन की स्ट्रक्चर को समझो। वैसे ज्योग्राफी का टॉपिक है, 2 मिनट में आपको समझाता हूँ क्या चीज होती है। इस तरीके से आपको ओशन देखने को मिलेगा, ज्यादातर ओशंस में आपको यही चीजें देखने को मिलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। दिस इज द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर मतलब जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहां से लेके नीचे तक क्या भरा हुआ है, पानी। ये क्या हो गया हमारा कॉन्टिनेंट, जहां पे हम लोग रहते हैं। ये एरिया कौन सा हो गया, बीच वाला एरिया। सुना है ना बीच के बारे में, कोस्टल एरिया जो आपके होते हैं, ये क्या हो गया आपका कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया से जब आप समुद्र में एंटर करते हो, मुझे एक बात बताओ, क्या एकदम से खाई आ जाती है, गहराई आ जाती है, नहीं। धीरे धीरे आप एंटर करते हो, धीरे धीरे आपकी गहराई आती है। तो मतलब पहले वाले कुछ डिस्टेंस के लिए अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं तो 200 फैथोम्स के लिए 1 फैथोम इज इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर, 1.8 मीटर। 200 फैथोम्स के लिए आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल जेंटल स्लोप। देन उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको एंटीक्लाइन पॉइंट बोला जाता है, उस पॉइंट के बाद एकदम से आपको गहराई देखने को मिलेगी समुद्र। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी जो स्लोप है वो हो जाती है स्टीप स्लोप, बहुत ही ज्यादा तीखी गहराई, एकदम से गहराई बढ़ेगी समुद्र में। देन आपको समुद्र के नीचे ज्यादातर जो एरिया है पूरे समुद्र के फ्लोर में से 40% के अराउंड जो रहता है, दैट इज योर प्लेन्स इनसाइड द समुद्र, मतलब डीप सी प्लेन्स। क्या बोलेंगे, डीप सी प्लेन्स। देन समुद्र के तल के ऊपर माउंटेन्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं सी माउंट्स।
क्या बोलते हैं? सी माउंट। समुद्र के तल में गहराई भी होती है, खाई भी होती है, दैट खाई इज कॉल्ड एज, ये जो स्टीप साइडेड खाई होती है इसको बोलते हैं ट्रेंच, इसको बोला जाता है ट्रेंच। बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सब आपको क्यों बताया है? अब मुझे एक बात बताओ, जो आपकी सनलाइट है, क्या सनलाइट यहां तक पहुंचेगी? नहीं, सनलाइट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लेवल तक रीच करती है, मैक्सिमम यहां तक, इसके बाद नहीं पहुंचेगी। मतलब क्या है, जो पहला पोर्शन मैंने आपको बताया जो 200 फैथम तक एवरेज चलता है, वहां तक सनलाइट पहुंचती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो जो सबसे पहली आपके पास जेंटल स्लोप वाला एरिया आता है समुद्र का, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अच्छी खासी ऑक्सीजन की मिक्सिंग भी होगी एटमॉस्फेयर से, ऊपर हवा है ना, वहां से मिक्सिंग भी होगी। जब आपकी लहरें आती हैं तो ऑक्सीजन मिक्स होती है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं। देन सनलाइट भी पहुंचेगी, ऑक्सीजन है, सनलाइट है, तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे होगी लाइट। एनिमल्स एंड प्लांट्स इस वाले पोर्शन में रहेंगे। उसके बाद जो ये पोर्शन स्टार्ट होता है, ये इतना स्टीप है कि इसकी साइड्स के ऊपर एनिमल नहीं रह सकते। और क्यों नहीं रहेंगे एनिमल? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी होती है, प्लस सनलाइट की कमी भी होती है। एक तो प्लेस भी ऐसा नहीं कि वहां पे रह सके, दूसरी चीज ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स है, बिना आप बोल सकते हो फूड बनाए, जैसे हमें क्या है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट? वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, वो भी ऊपर वाले रीजन में रहेगी अगर ऑक्सीजन वहां पे है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऊपर वाले रीजन में होते हैं, नीचे नहीं होते, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं और जो रिक्वायर्ड गैसेस है वो नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहने वाले जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मरेंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से कहाँ गिरेंगे? इधर। ये तो स्टीप स्लोप है, यहाँ पे तो ठहर नहीं पाएंगे, कहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे? इस कॉर्नर में। कहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे? इस कॉर्नर में। तो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स टूट रहे हैं, मर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, कहाँ इकट्ठे होते हैं? इन कॉर्नर्स में जाके। यहाँ पे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होंगे क्योंकि ढलान से वो यहीं गिरेंगे आप। तो मतलब बिल्कुल डीप में जाके आपको मिलेंगे। और समुद्र की एवरेज डेप्थ अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है 4000 मीटर या फिर 4 किलोमीटर बोलो एवरेज। ऐसे तो मरियाना ट्रेंच भी है जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 11 किलोमीटर है। मरियाना ट्रेंच भी है जो अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर है। बोला जाता है उसमें आपका माउंट एवरेस्ट पूरा समा जाएगा, फिर भी जगह बच जाएगी। 11 किलोमीटर इतनी डीप है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का वही है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, ये क्या है? मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट। इसका बिल्कुल जो नीचे वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं चैलेंजर डीप, उसको बोलते हैं चैलेंजर डीप। तो मतलब जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो इस एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं और इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज। अब ये जो कॉन्टिनेंटल राइज है, यहाँ पे आपको प्लांट्स एनिमल मिलने वाले हैं। वो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पे डिपॉजिट हुए, डिकम्पोज हुए और किसमें कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल्स। वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल्स में। तो जो पेट्रोल डीजल ये जो फॉसिल्स हम निकालते हैं समुद्र के नीचे से, वो ज्यादातर इस एरिया से निकाले जाते हैं जो काफी डीप होता है। ये तो एक एस्पेक्ट है। बाकी ये जो आपके पास प्लेन का एरिया है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जो बहुत ही ज्यादा रेयरली मिलते हैं, वो आपको समुद्र के नीचे देखने को मिलेंगे। अब इन सब को निकालने के लिए हमारे द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, दैट इज समुद्रयान। मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी आपकी कंट्री हो, जैसे इंडिया है, इंडिया के आसपास समुद्र है, सारा समुद्र इंडिया के पास नहीं रहेगा, उनकी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मतलब ये हमारी कोस्ट है, किनारा है, किनारे से 200 नॉटिकल माइल आगे तक का जो समुद्र है वो हमारे हिस्से पे। तो मतलब यहां से लेके यहां तक
यहां तक का ये जो पूरा समुद्र है इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। और किसके अकॉर्डिंग ये हमारा अधिकार है? यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इनके बेसिस के ऊपर हमारे पास ये पोर्शन रहेगा। तो इस एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए समुद्रयान आपके पास समुद्रयान में है, वो देखो। Indian scientists are gearing up for an ambitious project called Samudrayan, which involves sending 3 people, 3 human जो हैं, 6,000 meter underwater in a domestically developed submersible named Matsya 6000। हमने एक सबमर्सिबल बनाया। सबमर्सिबल मतलब एक समुद्र के अंदर जाने वाली शिप जो अंदर तक जाएगी, आप बोल सकते हो। और उसका नाम क्या है? मत्स्या 6000, क्योंकि वो ऊपर से 6000 मीटर नीचे जाएगी। एवरेज इसकी डेप्थ होती है 4000, लेकिन हमने कौन सी डेप्थ तक जाना है? 6000 की डेप्थ तक जाना है, आप बोल सकते हो। मतलब 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाना है। 3 ह्यूमन जाएंगे इस सबमर्सिबल की मदद से, जिसका नाम है मत्स्या 6000। और नीचे जाके क्या करेंगे? समुद्र को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे इतना डीप आप जा नहीं सकते, क्योंकि इतना डीप अगर आप जाओगे तो प्रेशर कितना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो मैनेज कर लोगे, अगर आप अर्थ से 6 किलोमीटर नीचे जाओगे तो ऊपर जो वाटर है उसका प्रेशर ना आपके ऊपर पड़ेगा। इतना प्रेशर कैसे बियर करोगे? कर ही नहीं सकते, फट जाएंगी नसें सारी। ब्लड प्रेशर के बारे में सुना है? बढ़ता है तो क्या होता है? तो इतना डीप जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके ऊपर लगने वाला है, अर्थ का प्रेशर भी लगने वाला है, फट जाएगी सारी नसें। वैसे नॉर्मल कंडीशंस में बंदा इतना नीचे नहीं जा सकता है। तो वहां पे एक सबमर्सिबल मतलब एक कवरिंग की तरह कवरिंग होगी, एक शिप की तरह शिप होगी जो अंदर की तरफ जाएगी, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, दिस मिशन एम्स टू एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ्स ऑफ प्रीशियस मेटल्स एंड मिनरल्स सच एज कोबाल्ट, निकल एंड मैंगनीज। तो ज्यादातर समुद्र के तल पे आपको क्या, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज देखने को मिलते हैं। कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज ऐसे मिनरल्स हैं आपके पास जो ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज होते हैं। चाहे आप स्टील की फील्ड बोलो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं उनकी फील्ड बोलो, उसमें ये सब यूज होता है। तो मतलब ये बहुत रेयरली मिलते हैं, इंडिया में इतने मिलते नहीं। तो हमारे लिए ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे समुद्र के नीचे से वो चीजें निकाल सकते हैं, राइट, मिनरल्स। देन अबाउट मत्स्या 6000 की अगर हम बात करते हैं, इसको जस्ट रीड कर लो, ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि किससे बनी है, कैसे बनी है। बस आपको पता होना चाहिए कि एक सबमर्सिबल है जो 6000 मीटर नीचे तक 3 इंसानों को लेके जाएगा, हमारे 3 साइंटिस्ट को लेके जाएगा। जो अबाउट मिशन ऑफ समुद्रयान है, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको देखते हैं। द समुद्रयान मिशन इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। The sea trials at the depth of 500 meters are planned for the first quarter of 2024. The mission's full realization is expected in 2026. पहले 500 मीटर नीचे तक एक्सप्लोर किया जाएगा। 500 मीटर नीचे तक मतलब क्या है? आधा किलोमीटर नीचे तक आप एक्सप्लोर करोगे। उसके बाद 2026 तक आप क्या है, 6000 मीटर नीचे आप जाओगे। तो मतलब 2024 से लेके 2026 के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ तैयारियां चल रही है, ठीक है, प्रेपरेशन चल रही है। नेक्स्ट देखो, इट्स वर्थ नोटिंग दैट ओनली फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना have developed manned submersibles. In addition to searching for valuable minerals like nickel, cobalt, and manganese, Matsya 6000 will investigate the chemosynthetic biodiversity in the hydrothermal vents and low temperature methane seeps in the ocean. तो सिर्फ आपने मिनरल्स नहीं निकालने हैं, नीचे जो कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो नीचे सरवाइव करते हैं, उनकी भी स्टडी करेंगे। नीचे जो मीथेन के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं, मीथेन किससे बनती है? ज्यादातर बायोलॉजिकल वेस्ट से मीथेन बनती है। गोबर गैस प्लांट्स देखिए, गोबर गैस प्लांट्स में क्या बनती है? मीथेन ही तो बनती है, क्योंकि गोबर क्या है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। उसमें क्या बनेगा आपका? मीथेन। अब यहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? मीथेन। और मीथेन इज वन ऑफ द गैस जिसको हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने, राइट। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे रहने वाले हैं, सिंपल।
सो इतना आपको थोड़ा पता हो, इसके ऊपर और डिस्कशंस आएंगी तो और डीप में इसको डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। आपने काम करना है, एक चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखी होगी, एक सेकंड देना मुझे। ये देखो नीचे जो आपकी फोटो बनी हुई है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स। पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज है क्या। पोटैटोज नहीं होते जैसे, वैसे गोल गोल पत्थर होते हैं, वैसे गोल गोल पत्थर होते हैं जो आपको समुद्र के नीचे मिलते हैं, और इन पत्थरों में आपको निकल, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज ऐसे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब क्या है, ये पोटैटोज की तरह गोल गोल छोटे छोटे पत्थर है जिसमें निकल के डिपॉजिट होते हैं, कॉपर के डिपॉजिट होते हैं, कोबाल्ट के डिपॉजिट्स होते हैं एंड मैंगनीज के डिपॉजिट्स होते हैं। इन्हीं पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स को खोजना चाहते हैं हम समुद्र के नीचे। जब मैं बोलता हूँ कि इन मिनरल्स को हम खोजना चाहते हैं तो वो पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश करना, अगर नेक्स्ट में आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर है दैट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो ये बहुत रिसेंट टॉपिक है, ये कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं है, टोटली करंट का टॉपिक है। हर दिन, हर साल, हर महीने आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक नई न्यूज देखने को मिल जाएगी। क्रिप्टो करेंसी है क्या, सबसे पहले ये समझो। क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन करेंसी आप बोल सकते हो, डिजिटल करेंसी है, और एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में नोट निकाले जाते हैं, नोट कौन निकालता है, आरबीआई। हमारे देश में सिक्के निकाले जाते हैं, सिक्के कौन निकालती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। हर एक कंट्री के नोट होते हैं, हर एक कंट्री में आप बोल सकते हो करेंसी होती है, तो कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उस करेंसी को कंट्रोल करती है, पब्लिश करती है कि कितनी पब्लिश करनी है, कितनी नहीं करनी। ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। तो मतलब इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो अलग अलग लोग इसको यूज कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटीज की जो है कौन देता है, जो यूजर्स हैं इसकी, ना कि कोई। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नोट होगा, नोट के ऊपर लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि जो भी धारक है मैं उसको इतने पैसे देने का वादा करता हूं। कौन करता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। ऑथेंटिकेशन है वो चीज कि गवर्नर ऑफ आरबीआई ने सिग्नेचर करके दिया है आपको नोट के ऊपर कितने पैसे की वैल्यू मैं आपको देने की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आम जनता जो इसको यूटिलाइज कर रही है। इतना याद रखो, इट इज अ डिजिटल करेंसी। और अभी जब से ये क्रिप्टो करेंसी आई है, बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा, बिटकॉइन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी आप बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारी करेंसीज है क्रिप्टो करेंसी में, उसमें से एक है बिटकॉइन, तो ज्यादा मशहूर हमारे इंडिया में हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए अब कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपनी अपनी डिजिटल करेंसीज निकाल रही है। आरबीआई डिजिटल करेंसी जो होती है उसको निकालने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। डिजिटल करेंसी मतलब जिसमें कोई भी पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा, डिजिटली आप उसको स्टोर कर सकते हो, डिजिटली आप उसको यूज कर सकते हो, आपके हाथ में वो करेंसी कभी नहीं आएगी, राइट। तो इसमें देखो, the cryptocurrency is a digital or virtual form of currency that uses cryptography for security. It operates on decentralized technology called blockchain, which record all transactions transparent. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आप उनसे कनेक्टेड हो, आप उनसे कनेक्टेड हो, वो आगे उनसे कनेक्टेड है। हर एक के पास अपना अपना सर्वर है और हर एक बंदा उसको देख सकता है कि क्या कितने ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, आप बोल सकते हो। तो कोई एक अथॉरिटी इसको मैनेज नहीं करती है। हमारे देश में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको मैनेज कौन करता है, अल्टीमेटली आरबीआई। इसमें कौन करेगा, सारे के सारे यूजर्स, और उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो चेन में बंधे हुए हैं, आप बोल सकते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है उनकी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अनलाइक सेंट्रल बैंक करेंसी जिसको हम फिएट करेंसीज बोले। फिएट करेंसी क्या है, जो आप लोग यूज करते हो, हम लोग यूज करते हैं फिएट करेंसी। फिएट करेंसी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नोट होता है, वो नोट में जो कागज यूज किया जाता है, मेरे पास मान लो 500 का नोट है,
उसमें जो कागज यूज किया गया है, जो प्रिंट उसके ऊपर किया गया है, क्या उसकी वैल्यू 500 रुपया है? क्या वो कागज की वैल्यू 500 रुपया है? अगर मैं वो कागज खरीदने जाऊं, क्या वो 500 में बनेगा? क्या 500 के नोट को बनाने के लिए खर्चा 500 रुपया आता? नहीं। ये क्या है? एक तरीके से फिएट करेंसी है, या फिर इसको आप बोल सकते हो टोकन करेंसी। जैसे आप कभी भी किसी धार्मिक स्थान पे जाओ, वहां पे पता क्या करते हैं, जैसे मैंने ब्यास के डेरे में देखा हुआ है, मैं एक दो बार गया हूँ ब्यास के डेरे में, वहां पे मैंने देखा है, वहां पे अंदर आपकी कैश नहीं चलती है। आप वहां पे काउंटर पे जाते हो, आपने 100 रुपया दिया, आपको वो 100 रुपए के ना छोटे छोटे टिकट्स दे देंगे। इन टिकट की वैल्यू 100 रुपया है। आपने जहां पे जाके जो खरीदना, ये टिकट पकड़ाना, आपको सामान मिल जाएगा, आपको नोट देने की जरूरत नहीं। तो ये क्या होती है? दिस इज अ टोकन करेंसी या फिर फिएट करेंसी, कि उस नोट की वैल्यू एक्चुअल में 500 रुपया नहीं है, बट उसके ऊपर आरबीआई का गवर्नर लिख के देता है कि इसकी वैल्यू 500 रुपया है, इसीलिए आप उसको एज अ 500 की वैल्यू का नोट यूज कर सकते हो, राइट? जैसे आपने वो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैंने कल आपकी वीडियो देखी थी, मैडम की डाली हुई थी, अभी आपने स्टार्ट किया आई थिंक दिल्ली सल्तनत एंड ऑल। थोड़ा सा आप आगे जाओगे ना, तो आप ये पढ़ोगे तुगलक्स के बारे में एंड खिलजीज के बारे में एंड ऑल। उसमें तुगलक्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि एक तुगलक राजा आता है जो क्या करता है, गोल्ड एंड सिल्वर के सिक्के जनता से वापस ले लेता है, और उसकी बजाय क्या है, कॉपर के सिक्के निकाल देता है। गोल्ड के सिक्के की वैल्यू कैसे होती है? जैसे मान लो इतना आपके पास गोल्ड का सिक्का है, वो जो इतना गोल्ड लगा है ना, वो गोल्ड जितने का है उस सिक्के की उतनी वैल्यू होती है। तो जितने की वो मटेरियल है, उतनी उसकी फेस वैल्यू आप बोल सकते हो। उस राजा ने क्या किया, कॉपर के सिक्के पकड़ा दिए एज अ टोकन, और गोल्ड पकड़ के अपनी तिजोरी में रख दिया। जनता ने क्या किया, जनता के पास कॉपर बहुत इजीली अवेलेबल था, जनता ने वैसे कॉपर के जाली टोकन बना लिए, और गड़बड़ हो गई, पूरी की पूरी इकोनॉमी बिगड़ गया बोल सकते हो। उस राजा की आप 5 मिस्टेक्स के बारे में पढ़ोगे, उसमें से एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये थी, राइट? यहाँ पे देखो, unlike central bank currencies, the cryptocurrencies are not issued or regulated by the central authority like government or central bank. They are decentralized, borderless, and typically have limited supply, making them immune to the government manipulations and often subject to the price volatility. यहाँ पे एक चीज देखो, आपने ना बैंकिंग सिस्टम में ये चीजें अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम इकोनॉमी करेंगे, क्योंकि वो भी मेरे पास ही आने वाली है तुम्हारी इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो तुम लोग क्या देखोगे कि हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कि जो मनी सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन एंड जो आपकी इन्फ्लेशन है, मनी सर्कुलेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो आपकी इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है, मनी सर्कुलेशन कम होती है तो आपकी इन्फ्लेशन भी कम होती है। मनी सर्कुलेशन मतलब मार्केट में पैसा कितना है, जनता की जेब में पैसा कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बैंक्स अगर आपकी बैंक्स बहुत ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर दे, बहुत ज्यादा लोन देना स्टार्ट कर दे, जनता लोन लेगी, जनता की जेब में पैसा आएगा, जनता डिमांड करेगी, डिमांड करेगी तो चीजों के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उसको हम क्या बोल देंगे, इन्फ्लेशन। सरकार क्या करती है, इस मनी सप्लाई को कम कर देती है। कैसे कम कर देती है? बैंकों के पास जितना पैसा पड़ा हुआ है, बैंकों से वो पैसा लोन ले लेती है। कौन? आरबीआई। आरबीआई बैंकों को बोलती है कि तुम्हारे पास जितना पैसा तुमने जनता को लोन देना था, तुम मुझे लोन दे दो, मैं तुम्हें बदले में इंटरेस्ट पे कर दूं। अब यहाँ पे देखो, जनता तो पैसा लेके भाग सकती है, आरबीआई थोड़ी ना भागेगी। आरबीआई को अगर आपने लोन दिया, वापस आएगा ही आएगा, पूरी इंश्योरिटी आप बोल सकते हो। तो बैंक क्या करती है, अपना पैसा आरबीआई को लोन पे दे देती है। बैंक की तिजोरी होगी खाली, बैंक अब जनता को लोन नहीं दे पाएगी क्योंकि उन्होंने सारा पैसा तो आरबीआई को दे दिया। तो जनता के पास जो लोन पहुंचेगा, लोन का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम। तो जनता की जेब में पैसा क्या हो जाएगा, कम। अब जनता की जेब में पैसा कम है, जेब में पैसा नहीं होगा तो मार्केट में जाके डिमांड करोगे, नहीं करोगे। जब मार्केट में जाके डिमांड नहीं करोगे तो मार्केट में जो कमोडिटीज बिक रही थी उनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगी। तो अगर तो आपकी करेंसी आरबीआई या आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है, तो उस करेंसी की सर्कुलेशन को बढ़ा के इन्फ्लेशन बढ़ाई जा सकती है, घटा के इन्फ्लेशन को घटाया जा सकता है। बट ये जो आपके पास करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, ये किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है।
किसी सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है, और इसके लिए कोई बॉर्डर्स की बंदिश भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रुपया सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर अंदर चलता है। इसीलिए जब ये करेंसी आई तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि इसकी मदद से तो जो टेररिस्ट फंडिंग है वो की जाएगी। इंडिया से बैठे हुए लोग जो पहले कैश भेजते थे, उनको अब कैश भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो वो करते नहीं है, पकड़े जाते हैं, कैश भेजी जाती है। तो उनको अब कैश भेजने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक ऐसा माध्यम आ गया है जिसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो बिटकॉइन की मदद से बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज को क्या किया गया, फंडिंग की गई। तभी तो सरकार ने क्या किया था, हमारे देश में इस क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया था। लेटर ऑन बैन हटाया गया, लेकिन पहले बैन कर दिया था इन्हीं मुद्दों को देखते हुए। तो नीचे देखो, द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। करंटली हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, 2018 में आरबीआई के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज आप नहीं करोगे, इंडियंस इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन 2020 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवरटर्न द आरबीआई बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। 2020 आता है, सुप्रीम कोर्ट इस बैन को हटा देता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जिन बेसिस के ऊपर, जो रीजंस बता के इन्होंने बैन लगाया है, वो रीजंस वैलिड नहीं है इसको बैन करने। और आरबीआई को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि क्यों ना आप अपनी डिजिटल करेंसी निकाल लो। अगर आपकी खुद की डिजिटल करेंसी होगी तो ऑटोमेटिकली जनता क्रिप्टो करेंसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, तो आपको खुद की डिजिटल करेंसी निकालनी चाहिए। उसके बाद से 2022-23 में अगर हम बात करते हैं, जब यूनियन बजट आया, इंडिया प्रपोज 30% टैक्स ऑन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द डिजिटल असेट ट्रांसफर्स एंड 1% टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। सरकार ने ये तो किया ही किया कि हम अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, साथ ही साथ सरकार ने बहुत बड़ा टैक्स जो है वो लगा दिया कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे, बैन तो आप कर नहीं सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, जब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको जी 30% टैक्स भरना पड़ेगा, और उसमें से क्या है 1% सोर्स वाले लेवल पे डिडक्ट हो जाएगा, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन, वहीं पे कट जाएगा 1%, और 30% ओवरऑल ट्रांजैक्शन एंड प्रॉफिट्स में से कटेगा। सरकार को क्या होगा, सरकार के लिए पैसा आएगा, सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। तो सरकार ने इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर लिया। Then next देखो, the major views of IMF, that is International Monetary Fund, and Financial Stability Board paper on the cryptocurrencies। IMF और आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है, IMF की अगर हम बात करें, ये एक तरीके की बैंक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में सुना, वो सुनी होगी, वर्ल्ड बैंक की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है IMF। एक चीज याद रखो, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है ना, जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई 1945 में, वर्ल्ड वॉर 2 कहां पे हुई थी, यूरोप में। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है यूरोप में, तो इसमें जिस तरफ यूएसए था, यूएसए वाली साइड जीत जाती है, जिसमें फ्रांस भी था, इंग्लैंड भी था, बोल सकते ब्रिटेन, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ये सब, इंडिया, ये सब जीत जाते हैं। जर्मनी, इटली, जापान, ये सब हार जाते हैं। हमें यही देखने को मिला। जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो यूरोप में जब वो वॉर खत्म हुई, यूरोप टोटली बर्बाद हो गया। जो जीती कंट्रीज, उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगी, जो हारी कंट्रीज, उनकी तो बर्बादी तय ही। तो यहां पे आपके पास 2 प्रॉब्लम्स आई। एक प्रॉब्लम आई इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है, रोड्स, बिल्डिंग्स सब तबाह हो चुके हैं। दूसरी आपके पास आई कि जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है, क्योंकि जब वॉर चलती है उस टाइम पे प्रोडक्शन होती है। अब देखो, जब कोविड आया, चलो वॉर वॉर भी छोड़ दो, जब कोविड आया हमारी सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, हमारी जीडीपी नेगेटिव में चली गई। जीडीपी इज ऑल अबाउट कि आप एक साल में कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, और जो प्रोडक्शन होगी उसकी वैल्यू को हम जीडीपी बोलेंगे। अगर एक साल में 10 बिस्किट के पैकेट बनाए, एक बिस्किट के पैकेट की कीमत 10 रुपए है, तो 10 बिस्किट के पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। आपकी जीडीपी उस साल की कितनी हो जाएगी, 100 रुपया। इतना सिंपल है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन नहीं हो रही है वॉर की वजह से, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। 2 दिक्कतें हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इकोनॉमीज डाउन हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया जाता है। उस टाइम पे इसका नाम डिफरेंट था, लेटर ऑन इसको वर्ल्ड बैंक बोला गया।
तो मतलब वर्ल्ड बैंक खास तौर पे काम करता है डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको बोलता हूं ना हमेशा, डेवलपमेंट क्या होता है, सामने वाले की लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करना। एक तो आप अपने घर से शहर जा रहे हो, गंदा रोड है, बहुत ही बेकार रोड, कोई वहां पे बस की सर्विस नहीं है, और ये कि आप अपने घर से शहर जा रहे हो, बहुत ही बेहतर रोड है और बहुत ही अच्छी बस की सर्विस है, एसी बस की सर्विस है गांव में भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे जो लाइफ की क्वालिटी है दैट इज बेटर। लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए क्यों भागते हैं, क्योंकि वहां पे जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी है। वहां पे आप गाँव में भी जाओगे आपको एसी बसेस मिल जाएगी, यहाँ पे शहरों में भी बहुत रेयर होती है, आप बोल सकते हो, इसी के लिए भागते हैं ना। तो वो डेवलपमेंट करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाई गई, और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए आईएमएफ बनाया गया, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब 1991-92 में हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए, हमारे देश की इकोनॉमी डाउन गई, हमने भी किससे लोन लिया था, आईएमएफ। तो आईएमएफ लोन देता है जब इकोनॉमी में गड़बड़ होती है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है जब आपने डेवलपमेंट करवानी है, पॉवर्टी को खत्म करना है, हंगर को खत्म करना है, हेल्थ अच्छी करनी है, एजुकेशन बेटर करनी है, ये सारी चीजें। तो ये दो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, और दोनों आपको कहां पे मिलेंगी, यूएसए। क्योंकि बनाई क्यों गई थी, यूएसए के द्वारा बनाई जाती है यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे देखो आईएमएफ इसके ऊपर क्या बोलता है, डिफिकल्टी इन बैनिंग द क्रिप्टो करेंसीज। वो बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना काफी डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों, बैनिंग क्रिप्टो करेंसीज मे नॉट बी एन इफेक्टिव ऑप्शन एज इट कुड लीड टू द एक्टिविटी शिफ्टिंग मोर क्रिप्टो फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन एंड पुश ट्रांजैक्शन आउटसाइड द कंट्रीज ओवरसाइट, रेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। वो बोल रहे हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देते हो तो मतलब क्या है, सरकार क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को साइडलाइन कर दिया। अब आप साइडलाइन तो कर दोगे, लेकिन आप कहां कहां से साइडलाइन करोगे और कौन कौन सी कंट्री से साइडलाइन करोगे। क्या सरकार क्रिप्टो करेंसी का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रोक पाएगी, नहीं रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकती, क्योंकि वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ऊपर से बैन करके आपने जो एफर्ट करने थे उसको कंट्रोल में करने के लिए वो भी आपने छोड़ दी। मतलब वो बोल रहे हैं कि बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन, ज्यादा बेहतर करना और उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लेके आना, आप बोल सकते हैं। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें और अच्छी ट्रांसपेरेंसी लेके आना, और जो लोकल आपकी जो सेंट्रल बैंक होती है उनकी इन्वॉल्वमेंट लेके आना, वो आपका एफर्ट होना चाहिए। बैन करना इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, आप बोल सकते हो। सेकंड देखो, रेगुलेशन ओवर बैन। उसमें देखना, द पेपर सुजेस्ट दैट supervising licensed crypto asset issuers and service provider can help fill information gaps and facilitate the monitoring of cross border crypto activity। वही बात बोली उन्होंने, बोला कि जो बंदे इस क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं उन बंदों को रजिस्टर करो, जो प्रॉपर्टी क्रिप्टो करेंसी की मदद से खरीदी जा रही है उन चीजों को रजिस्टर करो। मतलब क्या है कि सरकार अपने आंखों के आगे पर्दा लगाने की बजाय सरकार खोज करे, उनको रजिस्टर करे। अगर सरकार रजिस्टर करेगी कि हमारे देश में कितने क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, तो आपको कम से कम आपके पास डाटा तो होगा ना कि कौन यूज कर रहा है, कौन नहीं यूज कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे क्रिप्टो करेंसी की मदद से खरीदी गई है, आपके पास डाटा होगा। ये चीज करने की जरूरत है। Anti-money laundering standards, it recommends implementing financial action task force standards to combat money laundering and terrorist financing related cryptocurrencies। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि FATF, that is फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में न्यूज में सुना है कभी है, कहीं पे गलती से सुन लिया हो तो बताओ क्या है ये, व्हाट इज FATF। हाँ जी, इकोनॉमिक्स वाले, इधर न्यूज में कभी नहीं सुना, क्या सुना इसके बारे में, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। गड़बड़ जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग,
खास तौर पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि जो टेररिस्ट को फाइनेंस किया जाता है, लोग पैसा लेके, अच्छा ये तो एक्सप्लेन कर सकते हो इकोनॉमी वाले, करो इसको, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मैं तो भूल ही गया था, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग है? हमारे देश से बहुत सारे लोग फ्रॉड करके बैंकों से बड़ा बड़ा लोन लेके भाग गए ना, भागे कि नहीं भागे? भागे है ना, वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी करना आप बोल सकते हो। एक होता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस करना। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन दो चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस में देखने को मिलेंगे, वो क्या है? आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये मैं क्यों पूछ रहा था कि आपने न्यूज में देखी है कि नहीं, क्योंकि ये न्यूज में चल रही थी। क्या था इसकी ना लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, दो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, एक इनकी है ग्रे लिस्ट और एक है इनकी ब्लैक लिस्ट। जिन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा होती है ना, उनको आप बोल सकते हो अलर्ट करने के लिए ये उनको ग्रे लिस्ट में रख देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान को पिछले कुछ सालों के लिए ग्रे लिस्ट में रखा गया था, कोविड के टाइम से भी, रिसेंटली 2023 में निकाला गया इसको, 2019 के टाइम से ये ग्रे लिस्ट में था कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है। अब जब दुनिया भर की कंट्रीज को इस ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि ये ग्रे लिस्ट में, इसका मतलब है यहाँ पे ये एक्टिविटीज चल रही है, तो दुनिया भर की कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ का पैसा इन चीजों में जा रहा है, तो इकोनॉमी गड़बड़ है। और कुछ आपकी कंट्रीज जैसे रिसेंटली म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा गया। ऐसा क्यों? ब्लैक लिस्ट में जिस कंट्री को आपने रख दिया, एफएटीएफ क्या बताना चाह रहा है कि इस कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन मत करो, ना इस कंट्री से लोन लो, ना यहाँ पे लोन दो, ना इन्वेस्टमेंट लो, ना इन्वेस्टमेंट करो। तो मतलब उस कंट्री की इकोनॉमी टोटली बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट खुद ही कर ले। उनको इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? ट्रांजैक्शंस करने पड़ते ही हैं। इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी कौन सी यूज होती है? डॉलर। अगर इस कंट्री से ना किसी ने कुछ खरीदा, ना इसको कुछ बेचा, तो डॉलर तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ये कैसे डील करेंगे वर्ल्ड के साथ, आप बोल सकते हो। तो ग्रे लिस्ट में रखा जाना मतलब क्या है? आप लोगों को अलर्ट कर रहे हो कि गड़बड़ है। ब्लैक लिस्ट में रख दिया, आप लोगों को सीधा शरेआम बोल रहे हो इसके साथ ट्रांजैक्शंस मत करो। तो एफएटीएफ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आईएमएफ बोल रहा है कि एफएटीएफ के जो रेगुलेशंस है उनके अकॉर्डिंग, कि एफएटीएफ के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे ना, कि कब बोलेंगे मनी लॉन्ड्रिंग है, कब बोलेंगे टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, उनके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो जो इंटर बॉर्डर ट्रांजैक्शन है उनको करवाया, जिससे आप ये इंश्योर कर पाओगे कि क्रिप्टो करेंसी में टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग ना, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे ऊपर जो हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उसके बारे में लिखा गया है, सिंपल चीज है। स्विट्जरलैंड में आपको बेसल, बेसल कंट्री का नाम है, याद रखना, बेसल रिफॉर्म्स भी इकोनॉमी में आप पढ़ोगे। तो बेसल स्विट्जरलैंड में आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट मॉनिटर्स एंड मेक्स रिकमेंडेशंस अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, and it was established after G20 London Summit in 2009 as the successor of Financial Stability Forum। पहले Financial Stability Forum होता था, ये एक्चुअली क्या है, देखो G20 की समिट है, 2009 की समिट है जो लंदन में हुई थी, आप बोल सकते हैं यूके में, वहां पे इस चीज के लिए रेकमेंड किया गया था। ये एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमीज के लिए कुछ रिकमेंडेशंस देती है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए इकोनॉमी को सुधारने के लिए। जैसे प्रेजेंटली अगर आप बात करो तो वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वर्ल्ड इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 3-4% से ऊपर जाता नहीं है। उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? आप जब रीजनल लेवल पे कंट्रीज की इकोनॉमीज को बेहतर कर पाओ, तो वो बेहतर करने की ही रिकमेंडेशंस एंड ऑल सजेशंस इसके द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आपकी स्कीम है दैट इज विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र की अगर हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है,
इट इज द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, जहां पे डाटा क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। किस चीज का डाटा स्टोर किया जाएगा, रिलेटेड टू एजुकेशन सारा डाटा स्टोर किया जाएगा। कहाँ पे कितनी अटेंडेंस है, टीचर्स की कितनी अटेंडेंस है, बच्चे कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है और कितने स्कूल कॉलेज है, वो सब। तो एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन के रिलेटेड सारा डाटा स्टोर किया जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं विद्या समीक्षा केंद्र, राइट। तो इसमें देखो, the Ministry of Education is urging states to establish Vidya Samiksha Kendra, which are data repositories under the National Digital Education Architecture. National Digital एजुकेशन आर्किटेक्चर मतलब क्या है, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना रहे हो, इसमें कोई आपने दफ्तर नहीं बनाना है ऑफलाइन, आप बोल सकते हैं ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। हर एक स्टेट का अपना अपना ये केंद्र हो जहां पे उस स्टेट की एजुकेशन की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाए। हर तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशन एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप मिल जाए। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको रिलेशंस बताएगा। ये प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट जारी कर देगा कि जी पंजाब के इस डिस्ट्रिक्ट के इस स्कूल में बच्चों की जो अटेंडेंस है वो बहुत वीक चल रही है, ज्यादातर बच्चे छुट्टियों पे रहते हैं, ज्यादातर टीचर्स छुट्टियों पे रहते हैं, पंजाब के इस रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन कंपैरेटिवली स्कूल्स बहुत कम है। इससे क्या होगा, हमें अलर्ट्स मिलते रहेंगे। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफलाइन वर्क में या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे डाटा तो डाल देते हैं लेकिन वो रिलेशंस नहीं बना पाते। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स की अटेंडेंस का डाटा अलग प्लेटफॉर्म पे है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का डाटा अलग प्लेटफॉर्म पे है, स्कूल्स कितने अलग प्लेटफॉर्म पे है, कितनी पॉपुलेशन अलग प्लेटफॉर्म पे है। आपस में रिलेशन आपको ऑफलाइन जनरेट करने पड़ेंगे, ये आपको सब करके देगा, ये आपको ऑटोमेटिकली सब जनरेट करके देगा। तो आपका वर्कलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। These centers will collect data from various educational schemes run by Ministry of Education, including mid-day scheme जो आपका प्रोग्राम है जिसको पोषण अभियान बोलते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टेक्स्ट बुक कंटेंट, स्कूल अटेंडेंस, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, ये सब चीजें इसके ऊपर आप बोल सकते हो रिकॉर्ड की जाएंगी और ये सारी चीजों के रिलेशंस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा, द गोल इज टू एनालाइज डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर कोरिलेशंस एंड इनसाइट्स। फॉर एग्जांपल अटेंडेंस पैटर्न कैन बी कोरिलेटेड विद द स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट्स और लिंक्ड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो, मिड डे मील जो स्कीम है आपकी, ये क्यों लाई गई थी। दोपहर का खाना दिया जाता है ना, तमिलनाडु में मॉर्निंग का खाना भी मिलता है। तमिलनाडु वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा फॉर्चून है, आप बोल सकते हो फॉर्चुनेट है। तो यहाँ पे मिड डे मील स्कीम लाई गई थी कि दोपहर का खाना बच्चों को दो, वो दोपहर का खाना खाने के चक्कर में बच्चे स्कूल में आएंगे, लालच दिया गया एक तरीके से। और दूसरा फायदा इसका क्या है कि बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन है, बच्चों को आप दोपहर में एक टाइम में न्यूट्रिशियस फूड खिलाओगे तो बच्चों का माल न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशाने, वो सिस्टम है ये। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्कूल में कितनी अटेंडेंस है, कितने ड्रॉप आउट्स हैं, और मिड डे मील की वजह से कितनी अटेंडेंस में आपको सुधार देखने को मिला है, ड्रॉप आउट्स में सुधार देखने को मिला, ये सारे रिलेशंस आपको बताएगा। तो ऐसी ऐसी आप और स्कीम्स लेके आ पाओगे क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन स्कीम कितने अच्छे से वर्क कर रही है और कौन सी स्कीम डिजास्टर रही है, उसका हमें कोई फायदा नहीं हो, उस स्कीम को बंद करो और अच्छी स्कीम लेके आओ। तो ये फायदे आपको देखने को मिलेंगे। Then Vidya Samiksha Kendra are also intended to map school locations, population data to assess the gross access ratio, aiding in the planning of new schools, industry clusters, skilling requirements, higher education institution based on the demand of future. मतलब है ये कि किस रीजन में किस तरीके की डिमांड है, वहां पे स्कूल बनाने की जरूरत है, कॉलेज बनाने की जरूरत है, या स्किल सेंटर्स बनाने की जरूरत है, वो सब आपको पता चल जाएगा कि इस रीजन में स्किल सेंटर्स नहीं है लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज। अब मान लो चंडीगढ़ में ना स्किल सेंटर्स ना हो, स्किल सेंटर मतलब सबसे बेहतरीन चीज जो आपके पास होती है वो होती है आईटीआई। आईटीआई में क्या सिखाया जाता है, स्किल ही सिखाया जाता है ना, 9 महीने के 1 साल के कोर्स होते हैं, बोल सकते हो स्किल सिखाने के लिए। चंडीगढ़ में मान लो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं लेकिन चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में कहीं पे भी आईटीआई नहीं है,
मान लो एग्जाम्पल है, तो ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। आपने एक एरिया में इंडस्ट्री लगाई लेकिन आसपास के लोगों को स्किल नहीं सिखाया, तो मतलब आसपास के लोग उस इंडस्ट्री में जाके जॉब ले ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है। तो स्किल सिखाने के लिए आप ITI वहां पे ओपन करो। ये सब अलर्ट्स आपको कौन देगा? ये वाला आपका जो प्लेटफॉर्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विद्या समीक्षा केंद्र। तो यहां तक डिस्कस करते हैं इसको, नेक्स्ट वाले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसको पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम डिस्कस करेंगे, एक लास्ट लेक्चर हमारा रहेगा, उसमें इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको पढ़ के रखना है एक बार, जो आपको याद रहे, ठीक है। हमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है इनको डिस्कशंस करने में, क्योंकि तुम लोगों की शक्लें मुझे बता देती है कि तुम्हें ये चीजें, मतलब जो बेसिक्स है वो तुम्हारे क्लियर नहीं है। तो मेरा टारगेट ये होता है कि तुम्हारे बेसिक्स जो है वो क्लियर हो सके, है ना। जब बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तब न्यूज कहीं से भी पढ़ लो तुम्हें समझ आएगा। जब तुम्हें यही नहीं पता FATF क्या है जी, क्योंकि एक न्यूज में 50 कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको न्यूज समझ आएगी। तभी मैं ये चीज बार बार बोलता हूँ कि इस तैयारी करने के बाद ना, अब IAS IPS बनो ना बनो आपकी किस्मत, लेकिन आप एक अवेयर्ड सिटीजन बन जाओगे। जब सुबह उठ के न्यूज़पेपर उठाओगे ना कभी बुढ़ापे में, तो आपको न्यूज़पेपर समझ आएगा कि उसमें लिखा हुआ क्या है। समझ रहे हो? अभी न्यूज़पेपर उठा के देखना, जाली वाला न्यूज़पेपर नहीं, लोकल जगबानी और अजीत, वो नहीं उठाना। आपने उठाना है आपने उठाना है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जो अच्छे न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक टाइम्स, उन न्यूज़पेपर को उठा के देखना। आपको समझ नहीं आएंगे तब तक जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता। जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि न्यूज में लिखा क्या हो। पहले आपको समझ नहीं आता। नॉर्मल बंदे को, अपने दोस्त को, किसी को पूछना G20 क्या है, उसने देखा भी होगा न्यूज में हर जगह G20 चल रहा है क्या, ये क्यों बनाया गया पता ही नहीं है, तो न्यूज कहां से समझ आएगी, राइट। ठीक है, फिर यहां तक करते हैं, ठीक है गौतम। ओके बेटा, बाय बाय।